हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 10 डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। चैप्टर की शुरुआत हमेशा की तरह उसके नाम के मतलब से शुरू करते हैं। डिस्प्लेसिंग का मतलब होता है उस जगह से हटाना। इंडिजिनस का मतलब होता है वो लोग जो किसी भी जगह शुरुआत से रह रहे हों, और पीपल का मतलब पता ही है, यानी लोग। तो चैप्टर का मतलब है ओरिजिनल लोगों को उनकी जगह से हटाना। बट यहाँ किन लोगों की बात हो रही है और कौन उन्हें हटा रहा है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि यूरोपियन देशों ने दुनिया भर पे कब्जा किया था और वो उसे अपनी कॉलोनीज बोलते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था इंडिया पे और इंडिया को वो अपनी कॉलोनी कहते थे। ठीक। और जब ये यूरोपियन देश बाकी देशों पे कब्जा करते थे तो जाहिर सी बात है कि ये लोग इन देशों के रिसोर्सेज को यूज़ करने आते थे और अपने लोगों को इन जगहों पे लाके बसाते थे। और जब बाहर से इतने लोग आते थे तो जो नेटिव लोग हैं, यानी जो लोग वहाँ के ओरिजिनल हैं, उन्हें अपनी जगह से हटना पड़ता था ताकि उन नए लोगों के लिए जगह बन पाए। इस चैप्टर में हम मेनली अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे यूरोपियंस ने वहाँ के ओरिजिनल लोगों को अपनी ही जगह से हटा दिया और उन्हें वहाँ की माइनॉरिटी बना दिया। कई सालों तक इन लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की। इवन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बुक्स में इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट जब ऑन्थ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी की तो इनके बारे में लिखना शुरू किया और इन ओरिजिनल लोगों को भी एनकरेज किया कि अपने बारे में लिखो और दुनिया को बताओ। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन इंपीरियलिज्म की। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है किसी भी देश पे अपनी ताकत और मिलिट्री का इस्तेमाल करके कब्जा करना। पहले अमेरिका में स्पेन और पोर्तुगल का कंट्रोल था, बट बाद में ब्रिटेन और फ्रांस का कंट्रोल बढ़ गया। इसी टाइम पे ब्रिटेन और फ्रांस का एशियन और अफ्रीकन देशों पे भी कंट्रोल बढ़ना शुरू हो गया। इवन आयरलैंड की ज़मीनों पे भी ज़्यादातर ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था। इन देशों को कॉलोनी बोला जाता था क्योंकि यूरोपियन देश मेनली यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करने आते थे, ज़मीनों पे कब्जा करके इन देशों को लूटते थे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया। स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के लिए आई थी, बट धीरे धीरे कब्जा करती गई इंडिया पे और अपने फ़ायदे के लिए हमें एक्सप्लॉइट करते रहे। और अपने फ़ायदे के लिए ही जब उन्हें लगा कि ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो रही है, इंडिया में रेलवे लेके आए ताकि हमारे रिसोर्सेज ले जाने में आसानी हो। ऐसे ही यूरोपियन देशों ने अफ्रीका, जो कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसे भी डिवाइड करके उस पर रूल किया। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। तो नॉर्थ अमेरिका से यहाँ मतलब है कॉन्टिनेंट का, सिर्फ अमेरिका देश नहीं। इस कॉन्टिनेंट में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको आता है। यहाँ के नेटिव्स वो लोग थे जो हमेशा से ही यहीं रहे, और माना जाता है कि यहाँ के पहले इंसान एशिया से ही लगभग 30,000 साल पहले गए थे बेरिंग स्ट्रीट को क्रॉस करके। और यूरोपियंस के आने से पहले ये नदियों के पास ही रहते थे और मछली और मांस खाते थे। इन लोगों को खेती भी आती थी और कई तरह की सब्जियां उगाते थे। ये लोग कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में खेती नहीं करते थे क्योंकि इनका मानना था हमें उतना ही उगाना है जितनी हमारी ज़रूरतें हैं। ठीक। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको इस चैप्टर में आगे कंफ्यूज होने से बचाएगा और आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा। आप कई बार इस चैप्टर में इंडियंस के बारे में पढ़ोगे, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ भारतीयों के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ उन्हीं ओरिजिनल नेटिव्स की बात हो रही है जो अमेरिका में रहते थे। दरअसल हुआ क्या था कि यूरोपियंस को इंडिया के स्पाइसेस यानी मसालों की सख्त ज़रूरत होती थी सर्दियों में, क्योंकि उसके बिना उनकी फसलें सरवाइव नहीं कर पाती थी। तो वो इंडिया और चाइना से स्पाइसेस लेके जाते थे। और यूरोप और एशिया के बीच पड़ता था टर्की, जिसे पार करके उन्हें आना होता था इंडिया। तो जब टर्की ने हैवी टैक्सेस और रिलीजियस लॉज लगाना शुरू किया तो यूरोपियंस को दूसरा रास्ता खोजना पड़ा इंडिया के लिए। तो जो कोलंबस था उसने सोचा कि अगर दुनिया गोल है तो क्यों ना मैं नाव में बैठ के दूसरी तरफ निकलूं और मैं इंडिया पहुंच जाऊं, क्योंकि एक्चुअल में तो दुनिया गोल ही है ना। और ये उनका लॉजिक सही भी था। तो जब उसने ऐसा किया और वो एक जगह पहुंच गया तो उसे लगा कि वो इंडिया आ गया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। यूरोप और इंडिया के बीच में था अमेरिका, और वो अमेरिका पहुंच गया था और उसने वहाँ के नेटिव्स को नाम दे दिया इंडियंस। इसीलिए आज भी उन्हें रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो नेटिव्स थे, जितना उन्हें नेचर से मिलता था
वो उससे संतुष्ट रहते थे और उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करने की आदत नहीं थी। कुछ ट्राइब्स यानी कबीलों में कभी कभी लड़ाई भी होती थी, बट ये लड़ाई इतनी बड़ी नहीं होती थी। प्लस यहाँ के लोग चीज़ें खरीदते नहीं थे बल्कि गिफ्ट्स के थ्रू एक्सचेंज करते थे। वो कई तरह की भाषा भी बोलते थे, बट किसी भी भाषा को उन्हें लिखना नहीं आता था। और आयरनी की बात यह है कि जब यूरोपियंस पहले वहाँ आए तो उनके साथ ये नेटिव्स काफ़ी फ्रेंडली थे। यूरोपियंस लोकल चीज़ों के बदले उन्हें ब्लैंकेट्स देते थे, लोहे के बर्तन देते थे, बंदूक और अल्कोहल देते थे। और इसके पीछे यूरोपियंस की साजिश थी। जब नेटिव्स को अल्कोहल की आदत लग गई, तब यूरोपियंस अपनी शर्तों के थ्रू ट्रेडिंग करने लगे और ऐसे यूरोपियंस ने नेटिव्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। अब समझते हैं कि दोनों साइड्स के एक दूसरे के लिए क्या ओपिनियन थे। जो यूरोपियंस थे वो खुद को बहुत सुपीरियर समझते थे, यानी बहुत ऊपर समझते थे, और उन्हें लगता था कि जो नेटिव्स हैं बहुत अनसिविलाइज्ड हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, कोई ऑर्गेनाइज्ड धर्म नहीं था और उन्हें मॉडर्न तौर तरीकों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। कुछ यूरोपियंस को, जैसे फ्रेंच फिलोसोफर जॉन जॉक्स रूसो को, ये काफ़ी मासूम लगे, क्योंकि इन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। क्योंकि जो गिफ्ट नेटिव्स उन्हें फ्री में देते थे, यूरोपियंस उसे आगे प्रॉफिट के लिए बेच देते थे। और जब ट्रेडिंग की बात आती थी, तो क्योंकि प्राइसेस अक्सर चेंज होते हैं, तो यूरोपियंस अपनी मर्जी से कभी कम कभी नॉर्मल वैल्यू पे ट्रेडिंग करते थे। यूरोपियंस के लालच से नेटिव्स कई बार परेशान रहते थे। बहुत से यूरोपियन व्यापारियों ने यूरोप में अपनी ज़मीन पूरी तरह छोड़ दी और अमेरिका में सेटल हो गए। जैसे जैसे लोग सेटल होना शुरू होने लगे, तो ज़मीन की डिमांड बढ़ती गई। वो नेटिव्स के पास पहुंचने लगे और 19th सेंचुरी तक तो अमेरिका का लैंडस्केप पूरा चेंज हो चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस से लोग सस्ते दामों पे अमेरिका में ज़मीनें खरीदने लगे और उनकी तादाद बढ़ती गई। और यहाँ ये अंग्रेज बड़े पैमाने पे ज़मीनें साफ करके वहाँ खेती करने लगे और जानवरों को मारने लगे। नॉर्थ अमेरिका की निचली साइड में काफ़ी गर्मी पड़ती थी और वहाँ की इकोनॉमी मेनली खेती पे डिपेंड करती थी। तो जब यूरोपियंस वहाँ के नेटिव्स को बंदी बना के उनसे खेती करवाते थे, तो कई नेटिव्स की जानें गईं क्योंकि वो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तब यूरोपियंस अफ्रीका से स्लेव्स को लेके आए अमेरिका और उनसे खेती करवाने लगे। 19th सेंचुरी में नॉर्थ साइड यानी ऊपरी साइड ने बोला कि स्लेवरी बहुत ही बेकार है, इसीलिए हमें इसे हटा देना चाहिए। लेकिन ये बात सदर्न स्टेट्स को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी उसी पे डिपेंड करती थी। तो काफ़ी लड़ाई के बाद स्लेवरी हटाई गई, लेकिन उसके भी कई सालों तक दोनों को बराबर लेवल पे आने में बहुत टाइम लगा। जैसे जैसे यूरोपियंस की गिनती बढ़ने लगी अमेरिका में, उतनी तेज़ी से नेटिव्स की ज़मीन हाथ से जाने लगी। यूरोपियंस बहुत सस्ते दामों पे उनसे ज़मीनें खरीदने लगे और उनके साथ धोखा करके उनकी ज़मीनें हड़पने लगे। जो कम कीमत बोल के ज़मीन खरीदते थे, एंड में वो पैसे भी नहीं देते थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ के ओरिजिनल लोगों को ही सिटीज़न कंसिडर करने से मना कर दिया। उनके ही देश में आके उनकी ही ज़मीन पे उन्हें बाहर का बना दिया। अगर कोई कबीला, अगर कोई ट्राइब यूरोपियंस के खिलाफ आवाज़ उठाता था, तो यूएस आर्मी उन्हें ख़त्म कर देते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्होंने ऑलमोस्ट सभी नेटिव्स को अमेरिका से बाहर कर दिया। नॉर्थ अमेरिका में लोगों को हमेशा लगता था कि यहाँ सोने की खदानें हैं, और जब 1940 में वाकई में कैलिफोर्निया में सोने के सबूत मिले, तो बड़ी तादाद में यूरोपियंस अमेरिका आने लगे सोने की तलाश में। और इसी वजह से अमेरिका में रेलवे का काम शुरू हुआ। बड़े पैमाने पे चाइनीज़ वर्कर्स को हायर किया गया इस काम के लिए। और क्योंकि मशीनों की डिमांड बढ़ गई थी, तो अमेरिका में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। ऐसी मशीनों की ज़रूरत थी जो कम मेहनत में बड़े एरिया में खेती करने के लिए काम आ सकें। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मशीनें बन रही थी, तो जॉब्स भी बढ़ना शुरू हो गई और शहर और फैक्ट्रीज और बड़े होते गए। 1860 में यूएसए बहुत ही बेकार हालत में था, लेकिन 30 सालों के अंदर ही वो दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। अब यहाँ आता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो लोग अमेरिका में सेटल हो गए थे, वो उसे अपना ही देश समझते थे और ब्रिटिशर्स के तौर तरीकों से परेशान हो गए थे। उन्होंने यूएसए को एक डेमोक्रेटिक देश बनाने की मांग रखी और मोनार्क सिस्टम, जहां एक राजा रूल करता है और जमींदार होते हैं, उस सिस्टम को हटाने की आवाज़ उठाई। उन्होंने बोला कि हर किसी को ज़मीन रखने का हक होना चाहिए। लेकिन ये हंसने वाली बात है कि अंग्रेज़ इतने ढोंगी होते थे कि ये ज़मीन सिर्फ वाइट लोगों को रखने की ही डिमांड कर रहे थे।
और बाकी सारे राइट्स भी, जैसे राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब गोरे लोगों के लिए ही रिजर्व थे। अब आते हैं जब इन लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, और ये अपनी गलती रियलाइज करने की वजह से नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए हुआ था। 1934 में यूएसए में इंडियन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ, जिसमें वहाँ के नेटिव्स को ज़मीन खरीदने और लोन के लिए एलिजिबल कर दिया गया। ऐसे ही कनाडा में 1982 में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत नेटिव्स को उनके राइट्स वापस दिए गए। अब पढ़ते हैं अगली कॉलोनी के बारे में, जिसके साथ ऑलमोस्ट यूएसए वाली ही चीज़ हुई। ये था ऑस्ट्रेलिया। यहाँ जो नेटिव्स थे उन्हें अबॉरिजिन्स कहते थे, मतलब सेम ही है, बस वर्ड अलग है। और ये इस कॉन्टिनेंट पे तकरीबन 40,000 सालों से थे। माना जाता है कि ये न्यू गिनी से थे। 18th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 350 से 750 नेटिव कम्युनिटीज़ थीं। इस लैंड की खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने, और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वही हुआ जो यूएसए के साथ हुआ था। स्टार्टिंग में जो नेटिव्स थे वो काफ़ी फ्रेंडली थे, बट जब कैप्टन कुक की हत्या की गई नेटिव्स के थ्रू, तो ब्रिटिशर्स ने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उनके साथ वायलेंस करना शुरू किया। यहाँ 90% जो लोग आए गए थे यूरोप से, वो जेल के मुजरिम थे। उन्हें यहाँ लाया जाता था ताकि उनसे काम करवाया जा सके और यहाँ के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके। बाद में यही मुजरिम इस जगह फ्री सिटीजन की तरह सेटल हो गए, और जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे उन्हें भी अमेरिकन्स की तरह ही बहुत जुल्म झेलने पड़े। 1968 में ऑस्ट्रेलियन लोगों में जोश की एक लहर दौड़ी, और उसके पीछे रीज़न था एंथ्रोपोलॉजिस्ट WEH स्टेनर का एक लेक्चर। 1974 में ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी को चेंज किया गया और नेटिव्स को वो सारे अधिकार दिए गए जो एक सिटीज़न को दिए जाते हैं, और उनके कल्चर को समझने की और उन्हें वापस इज्जत देने के लिए कैंपेन्स चलाए गए। और तो और 1992 में ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट ने लोगों को उनकी ज़मीनों के हक वापस दिए जो उनसे 1770 के टाइम पे छीनी गई थी। तो ये था हमारा चैप्टर, और ये हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा इन वीडियोस को कंटिन्यू बनाने का। I'll see you in the next chapter. Till then, keep learning. Thank you.